सोचो, एक दुनिया बिना इंटरनेट के, जहां ग्लोबली कनेक्टेड होने का कॉन्सेप्ट बस एक दूर का सपना था। इस दुनिया में ज्यादातर घरों में सबसे एडवांस टेक्नोलॉजी थी हम्बल टेलीफोन, एक ऐसा डिवाइस जो लोगों को वायर्स और रोटरी डायल्स के थ्रू कनेक्ट करता था। अब इमेजिन करो कुछ क्यूरियस माइंड्स का ग्रुप, ज्यादातर टीनेजर्स, जो इन डिवाइसेस को सिंपली यूज करने से सेटिस्फाइड नहीं थे। इन यंग इनोवेटर्स ने डिस्कवर किया कि वो फ्री कॉल्स करने के लिए इन फोन्स को मैनिपुलेट कर सकते हैं, एग्जिस्टिंग सिस्टम्स को बाईपास करके। उन्होंने फोन सिस्टम को एक्सप्लोर किया एक एडवेंचर की तरह, कॉल्स को रीरूट करते हुए और नेटवर्क के सीक्रेट्स को अनकवर करते हुए। ये थे फोन फ्रीक्स, हैकिंग के अर्लीस्ट पायोनियर्स, जिन्होंने उस चीज की फाउंडेशन रखी जो आगे चलकर एक डिजिटल रेवोल्यूशन बनी। 1980 के दशक में एक नए तरह के हैकर का जमाना आया, साइबर हैकर। ये हैकर्स अब सिर्फ फोन सिस्टम के साथ खेलने या मेनफ्रेम के साथ छेड़छाड़ करने से खुश नहीं थे। वो पर्सनल कंप्यूटर और बुलेटिन बोर्ड सिस्टम्स की नई दुनिया की तरफ अट्रैक्ट हुए, जहां वो सेम सोच वाले लोगों से कनेक्ट हो सकते थे और अपना नॉलेज शेयर कर सकते थे। इस टाइम के सबसे बदनाम हैकर्स में से एक केविन मिटनिक था। मिटनिक सोशल इंजीनियरिंग का मास्टर था। वो लोगों को इंफॉर्मेशन देने के लिए ट्रिक करता था ताकि उनके कंप्यूटर सिस्टम्स में एंटर हो सके। उसने बड़ी कंपनीज और नॉर्थ अमेरिकन डिफेंस कमांड के नेटवर्क्स में भी एंटर किया और साइबर क्राइम के बढ़ते खतरे का प्रतीक बन गया। उस समय की कल्पना कीजिए जब इंटरनेट सिर्फ 60,000 कंप्यूटर्स का नेटवर्क था, मुख्य रूप से यूनिवर्सिटीज और गवर्नमेंट एजेंसीज द्वारा यूज किया जाता था। इस नई डिजिटल दुनिया में कॉर्नेल के एक यंग ग्रेजुएट स्टूडेंट रॉबर्ट टैपन मॉरिस ने मॉरिस वर्म को अनलीश किया। मॉरिस एक ब्रिलियंट लेकिन नाइव दिमाग वाला, उसने वर्म को बढ़ते हुए इंटरनेट के साइज को मेजर करने के एक्सपेरिमेंट के रूप में डेवलप किया था। उसकी क्रिएशन एक सेल्फ रेप्लिकेटिंग प्रोग्राम वल्नरेबिलिटीज का फायदा उठाते हुए एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में फैलने के लिए डिजाइन किया गया था। हालांकि मॉरिस की क्रिएशन जल्दी ही उसके कंट्रोल से बाहर हो गई, सिस्टम्स को ओवरवेल्म कर दिया और वाइड स्प्रेड डिसरप्शन पैदा कर दिया। वर्म ने इंटरनेट का लगभग 10% क्रैश कर दिया, जो एक वाटरशेड मोमेंट था। जैसे ही 20वीं सदी शुरू हुई, इंटरनेट में एक ड्रामेटिक ट्रांसफॉर्मेशन आया था। अब एकेडमिक्स का एक्सक्लूसिव डोमेन नहीं रहा, इसने दुनिया भर के घरों और ऑफिसेज में इन्फिल्ट्रेट कर लिया था। लाखों लोग अब कनेक्टेड थे, इंफॉर्मेशन शेयर कर रहे थे और कॉन्टिनेंट्स में लव्ड वंस से कनेक्ट हो रहे थे। लेकिन इस न्यू फाउंड कनेक्टिविटी की एक कीमत थी। एक लव लेटर की आर्ट में एक नया डिजिटल थ्रेट सामने आया, आई लव यू वायरस, एक ऐसा नाम जो साइबर क्राइम के इतिहास में हमेशा के लिए दर्ज हो गया। दुनिया भर के ईमेल इनबॉक्सेस में जंगल की आग की तरह फैल गया। दुनिया भर में लाखों कंप्यूटर्स को इन्फेक्ट कर दिया, फाइल्स डिलीट कर दी, पासवर्ड्स चुरा लिए और अरबों डॉलर का नुकसान किया। आई लव यू वायरस ने सोशल इंजीनियरिंग के बढ़ते खतरे को उजागर किया, लोगों को अपनी सिक्योरिटी से समझौता करने के लिए मैनिपुलेट करने की कला। इसने दिखाया कि डिजिटल दुनिया में हमारी भावनाओं का कितनी आसानी से फायदा उठाया जा सकता है। 2001 इंटरनेट अब कॉमर्स और कम्युनिकेशन का एक बस्टलिंग हब एक नए तरह के थ्रेट का सामना करने वाला था। कोड रेड वर्म एक सेल्फ रेप्लिकेटिंग प्रोग्राम जिसने माइक्रोसॉफ्ट के वेब सर्वर सॉफ्टवेयर में वल्नरेबिलिटीज का फायदा उठाया। वर्म खतरनाक गति से फैल गया, दुनिया भर में सैकड़ों हजारों सर्वर्स को इन्फेक्ट कर दिया, वेबसाइट्स को इस टॉन्टिंग मैसेज के साथ डिफेस कर दिया, वेलकम टू worm.com, हैक्ड बाय चाइनीज। कोड रेड ने ऑलरेडी काफी डैमेज किया था, लेकिन अब एक और भी ज्यादा पावरफुल और फास्ट स्प्रेडिंग वर्म आने वाला था, स्लैमर। अगर कोड रेड एक वेकअप कॉल था, तो स्लैमर वर्म जो 2003 में सामने आया एक डेफनिंग अलार्म बेल था। मैलवेयर की यह नई नस्ल अलार्मिंग रेट से फैली कुछ ही मिनटों में हजारों सिस्टम्स को इन्फेक्ट कर दिया। स्लैमर ने माइक्रोसॉफ्ट एसक्यूएल सर्वर में एक वल्नरेबिलिटी को टारगेट किया, जो एक डेटाबेस सिस्टम है जिसका बिजनेसेस और ऑर्गेनाइजेशंस द्वारा व्यापक रूप से यूज किया जाता है। स्लैमर को यूनिक बनाने वाली चीज उसकी स्पीड थी। अपने प्रेडिसेसर्स के विपरीत स्लैमर एक सिंगल यूडीपी पैकेट के थ्रू फैला, ट्रेडिशनल सिक्योरिटी मेजर्स को बाईपास करते हुए। रिलीज होने के 10 मिनट के भीतर स्लैमर ने दुनिया भर में अनुमानित 75,000 माइक्रोसॉफ्ट एसक्यूएल सर्वर्स को इन्फेक्ट कर दिया था। इंपैक्ट इमीडिएट और वाइड स्प्रेड था। नेटवर्क्स कंजेस्टेड हो गए, इंटरनेट ट्रैफिक स्लो हो गया और एसेंशियल सर्विसेज डिसरप्ट हो गई।
एटीएम्स ने कैश देना बंद कर दिया, इमरजेंसी सर्विसेज ने कम्युनिकेशन आउटेजेस का एक्सपीरियंस किया और एयरलाइंस ने फ्लाइट्स डिले कर दी। एक ऐसी दुनिया की कल्पना कीजिए जहां इंस्टेंट कम्युनिकेशन नहीं है, एक ऐसी दुनिया जहां फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस रुक जाते हैं और क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर सिस्टम्स ऑफलाइन हो जाते हैं। 2003 में लाखों लोगों के लिए यही हकीकत थी जब स्लैमर वर्म ने ग्लोबल स्केल पर कहर बरपाया था। 21वीं सदी के शुरुआती साल इंटरनेट के लिए ट्रायल बाय फायर थे। ये अटैक्स डिसरप्टिव और कॉस्टली होने के बावजूद एक कैटलिस्ट के रूप में काम करते थे, हमें अपनी इंटरकनेक्टेड दुनिया में वल्नरेबिलिटीज का सामना करने के लिए फोर्स करते थे। मॉरिस वर्म, एलव्यू वायरस, कोड रेड और स्लैमर एक नए एरा के हार्बिंजर्स थे। इन अर्ली अटैक्स से स्टडी का एक नया फील्ड उभरा, साइबर सिक्योरिटी। एक्सपर्ट्स ने इन डिजिटल थ्रेट्स को समझने और उनका मुकाबला करने के लिए खुद को डेडिकेट कर दिया। इन अर्ली साइबर बैटल्स से सीखे गए लेसन्स आज भी ऑनलाइन सिक्योरिटी के प्रति हमारे अप्रोच को शेप करते हैं। 21वीं सदी के पहले 10 साल में युद्ध के तरीके में बहुत बड़ा बदलाव आया। अब युद्ध सिर्फ मैदानों और आमने सामने की लड़ाई तक सीमित नहीं रहा, बल्कि डिजिटल दुनिया में भी होने लगा। साइबर अटैक्स, जो पहले कुछ हैकर्स और छोटे ग्रुप्स का काम था, अब और भी प्लान्ड और टारगेटेड होने लगा। इस नई डिजिटल बैटलफील्ड में देश बड़े प्लेयर्स बनकर उभरे और अपने पॉलिटिकल गोल्स के लिए साइबर एस्पियोनाज और सैबोटाज करने लगे। 2009 और 2015 के बीच दुनिया भर में बहुत से बड़े साइबर अटैक्स हुए, जिसने सबको हिलाकर रख दिया। 2009 में दुनिया को स्टेट स्पॉन्सर्ड साइबर एस्पियोनाज की ताकत का अंदाजा ऑपरेशन ऑरोरा से हुआ। इस सोफिस्टिकेटेड अटैक ने गूगल, एडोबी और कई दूसरी बड़ी कंपनीज के इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी को टारगेट किया। माना जाता है कि अटैकर्स को चाइनीज गवर्नमेंट का सपोर्ट था और उन्होंने बड़ी ही चालाकी से कॉर्पोरेट नेटवर्क्स में घुसपैठ की। उनका मकसद साफ था, वैल्यूएबल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी और ट्रेड सीक्रेट्स चुराना। ऑपरेशन ऑरोरा अपने स्टेल्थ और सोफिस्टिकेशन के लिए जाना जाता है। अटैकर्स ने सिस्टम्स में घुसने के लिए प्रीवियसली अननोन वल्नरेबिलिटीज, जिन्हें जीरो डे एक्सप्लॉइट्स कहते हैं, का इस्तेमाल किया। अंदर घुसने के बाद उन्होंने सेंसिटिव डेटा को चुपके से चुराने के लिए मैलवेयर इंस्टॉल किया। ये ऑपरेशन किसी एमेचर हैकर का काम नहीं था, इसमें एक ऐसे नेशन स्टेट के निशान थे जिसके पास काफी रिसोर्सेज और एक्सपर्टीज थी। ऑपरेशन ऑरोरा के इम्प्लीकेशंस बहुत दूरगामी थे। इसने दिखाया कि सबसे सिक्योर कॉर्पोरेशंस भी डिटरमिन्ड और वेल रिसोर्स्ड अटैकर्स के सामने वल्नरेबल हैं। अगर ऑपरेशन ऑरोरा ने साइबर एस्पियोनाज की दुनिया की झलक दिखाई, तो स्टक्सनेट ने साइबर वेपन्स की भयंकर ताकत का खुलासा किया। 2010 में डिस्कवर्ड हुआ स्टक्सनेट पहले देखे गए किसी भी मैलवेयर से अलग था। यह एक हाईली सोफिस्टिकेटेड वर्म था जिसे इंडस्ट्रियल कंट्रोल सिस्टम्स को सैबोटाज करने के लिए बनाया गया था। इसका टारगेट ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम था। स्टक्सनेट अपनी कॉम्प्लेक्सिटी और प्रिसीजन के लिए रिमार्केबल था। इसने ईरान के यूरेनियम एनरिचमेंट सेंट्रीफ्यूजेस को कंट्रोल करने वाले हाईली सिक्योर नेटवर्क्स में घुसने के लिए मल्टीपल जीरो डे वल्नरेबिलिटीज का इस्तेमाल किया। अंदर घुसने के बाद वर्म ने सेंट्रीफ्यूजेस के ऑपरेशन को मैनिपुलेट किया, जिससे वे कंट्रोल से बाहर हो गए और सेल्फ डिस्ट्रक्ट हो गए। स्टक्सनेट ने साइबर वॉरफेयर के एक नए एरा की शुरुआत की, जहां डिजिटल और फिजिकल वर्ल्ड्स के बीच की रेखा धुंधली है। इसने सोफिस्टिकेटेड साइबर अटैक्स के लिए क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर की वल्नरेबिलिटी और उनके इस्तेमाल के पोटेंशियली डेवास्टेटिंग कॉन्सिक्वेंसेस को हाईलाइट किया। 2014 में दुनिया ने सोनी पिक्चर्स हैक के साथ साइबर अटैक्स की डिस्ट्रक्टिव पावर देखी। गार्डियंस ऑफ पीस नाम का एक ग्रुप सोनी पिक्चर्स एंटरटेनमेंट के नेटवर्क में घुस गया और टेराबाइट्स ऑफ सेंसिटिव डेटा, जिसमें अनरिलीज्ड फिल्म्स, एम्प्लॉई इंफॉर्मेशन और इंटरनल कम्युनिकेशंस शामिल थे, चुरा लिया। फिर अटैकर्स ने स्टोलन डाटा ऑनलाइन रिलीज कर दिया, जिससे सोनी को काफी फाइनेंशियल और रेप्यूटेशनल डैमेज हुआ। हालांकि सोनी पिक्चर्स हैक शुरू में डिसग्रंटल्ड हैकर्स का काम लग रहा था, लेकिन जल्द ही सबूत नॉर्थ कोरिया की इन्वॉल्वमेंट की तरफ इशारा करने लगे। Allegedly, यह अटैक द इंटरव्यू, जो नॉर्थ कोरियन लीडर किम जोंग उन के असैसिनेशन पर बनी एक सैटिरिकल फिल्म थी, के अपकमिंग रिलीज के रिटेलिएशन में किया गया था। सोनी पिक्चर्स हैक ने दिखाया कि कॉर्पोरेशंस पॉलिटिकली मोटिवेटेड साइबर अटैक्स के सामने कितने वल्नरेबल हैं।
इसने इस बात पर भी चिंता जताई कि ऐसे अटैक्स का फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन पर क्या चिलिंग इफेक्ट हो सकता है। सन 2016 में कुछ अजीबोगरीब और डरावना हुआ। मिराई बॉटनेट ने हमारे रोजमर्रा के इंटरनेट ऑफ थिंग्स डिवाइसेस को एक अनोखे साइबर वेपन में बदल दिया। सोचो, आपका बेबी मॉनिटर, आपका स्मार्ट फ्रिज और आपका वेबकैम भी आपके खिलाफ साजिश कर रहे हैं। 6 लाख से ज्यादा डिवाइसेस हाईजैक कर लिए गए और इतिहास के सबसे बड़े डिस्ट्रीब्यूटेड डिनायल ऑफ सर्विस अटैक्स में से एक लॉन्च किया गया। 1 मिनट आप अपनी बिल्ली की नई शरारतों के बारे में ट्वीट कर रहे हो, अगले ही मिनट ट्विटर डाउन हो गया। नेटफ्लिक्स के साथ रेडिट और कई दूसरी बड़ी वेबसाइट्स भी। मिराई बॉटनेट ने दिखा दिया कि हमारी कनेक्टेड दुनिया असल में कितनी कमजोर है। इसने इस बात का फायदा उठाया कि कई IoT डिवाइसेस डिफॉल्ट यूजर नेम्स और पासवर्ड्स के साथ आते हैं, जिन्हें यूजर्स कभी बदलते नहीं। ये अटैक एक डिजिटल सुनामी की तरह था जो इंटरनेट पर टूट पड़ा और जिससे वाइड स्प्रेड आउटेजेस हुए। ये मैन्युफैक्चरर्स और कंज्यूमर्स दोनों के लिए एक चेतावनी थी, जिसने बेहतर सिक्योरिटी प्रैक्टिसेस की जरूरत को दिखाया। मिराई बॉटनेट ने सिर्फ सर्विसेज डिसरप्ट नहीं किए, इसने उस टेक्नोलॉजी में हमारे कॉन्फिडेंस को हिला दिया जिस पर हम इतना ज्यादा डिपेंड करने लग गए थे। तेजी से आगे बढ़ते हैं 2017 तक और हम मिलते हैं कुख्यात WannaCry रैंसमवेयर से। इस डिजिटल खतरे ने विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम्स की एक कमजोरी का फायदा उठाया, जिसका हैरानी की बात है अटैक से महीनों पहले एक पैच उपलब्ध था। फिर भी कुछ ही दिनों में WannaCry ने 150 देशों में 2 लाख से ज्यादा सिस्टम्स को एन्क्रिप्ट कर दिया। इसका असर बहुत बुरा था। यूके के हॉस्पिटल्स को मरीजों को वापस भेजना पड़ा, FedEx जैसी बड़ी शिपिंग कंपनीज बुरी तरह प्रभावित हुई और दुनिया भर के बिजनेसेस ठप पड़ गए। रैंसम की मांग बिटकॉइन में मामूली $300, लेकिन अटैक की कुल लागत अरबों में थी। WannaCry समय पर सॉफ्टवेयर अपडेट्स करने के महत्व का एक कड़वा सच था और साइबर सिक्योरिटी की अनदेखी के विनाशकारी परिणामों का भी। इसने रैंसमवेयर अटैक्स के बढ़ते ट्रेंड को भी उजागर किया, जहां साइबर क्रिमिनल्स आपका डेटा लॉक कर देते हैं और उसे रिलीज करने के लिए पैसे मांगते हैं। यह अटैक वैश्विक स्तर पर एक डिजिटल डकैती थी और इसने कई लोगों को अपने सिस्टम्स की सिक्योरिटी के बारे में सोचने पर मजबूर कर दिया। बाद में 2017 में दुनिया पर नॉटपेटिया का हमला हुआ, एक मैलवेयर जो रैंसमवेयर के रूप में आया लेकिन असल में पूरी तरह से डिस्ट्रक्टिव था। यह खतरनाक सॉफ्टवेयर एक यूक्रेनियन अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर के थ्रू फैला और वहां से पूरी दुनिया के नेटवर्क्स में घुस गया। नतीजा, एक डिजिटल एपोकलिप्स जिसने सप्लाई चेन्स को क्रिपल कर दिया और लगभग $10 बिलियन का नुकसान किया। नॉटपेटिया पैसे कमाने के बारे में नहीं था, यह तबाही मचाने के बारे में था। इसने इन्फेक्टेड सिस्टम्स के मास्टर फाइल टेबल को एन्क्रिप्ट कर दिया, उन्हें बेकार बना दिया। मायर्स्क, फेडेक्स और मर्क जैसी बड़ी कंपनीज के ऑपरेशंस ठप हो गए। इस अटैक ने हमारी डिजिटल दुनिया के इंटरकनेक्टेड नेचर को दिखा दिया और कैसे एक सिंगल पॉइंट ऑफ फेलियर एक ग्लोबल क्राइसिस बन सकता है। उसी साल हमने हिस्ट्री का सबसे बड़ा डेटा ब्रीचेस में से एक देखा, एक्विफैक्स ब्रीच। एक्विफैक्स, एक क्रेडिट रिपोर्टिंग जायंट, अपने वेब एप्लीकेशन फ्रेमवर्क में एक क्रिटिकल वल्नरेबिलिटी को पैच करने में फेल हो गया। नतीजा, 147 मिलियन लोगों की पर्सनल इंफॉर्मेशन एक्सपोज हो गई, इंक्लूडिंग सोशल सिक्योरिटी नंबर्स, बर्थ डेट्स और एड्रेसेस। यह ब्रीच सिर्फ नंबर्स के बारे में नहीं था, यह उन असली लोगों के बारे में था जिनकी लाइव्स पूरी तरह से डिसअरे में चली गई। आइडेंटिटी थेफ्ट, फाइनेंशियल फ्रॉड और एक कंपनी में ट्रस्ट का लॉस जो हमारे बारे में सबसे सेंसिटिव इंफॉर्मेशन रखती थी। एक्विफैक्स ब्रीच ने पुअर साइबर सिक्योरिटी प्रैक्टिसेस के सीवियर कॉन्सिक्वेंसेस और पर्सनल डेटा को प्रोटेक्ट करने की इंपॉर्टेंस को हाईलाइट किया। फॉलआउट बहुत ज्यादा था। एक्विफैक्स को कई लॉ सूट्स का सामना करना पड़ा, स्टॉक वैल्यू में सिग्निफिकेंट ड्रॉप और एक टार्निश्ड रेपुटेशन। कंज्यूमर्स के लिए यह उन सिस्टम्स में वल्नरेबिलिटीज का एक स्टार्क रिमाइंडर था जो हमारी सबसे सेंसिटिव इंफॉर्मेशन स्टोर करते हैं, और डेटा प्रोटेक्शन में ग्रेटर ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी की जरूरत है। यह कोई ट्रेडिशनल हैक तो नहीं था, लेकिन 2018 का कैम्ब्रिज एनालिटिका स्कैंडल ने डेटा एक्सप्लॉयटेशन का डार्क साइड रिवील कर दिया। फेसबुक प्रोफाइल्स के 87 मिलियन यूजर्स का डेटा लेकर कैम्ब्रिज एनालिटिका ने साइकोलॉजिकल प्रोफाइल्स बनाए ताकि पॉलिटिकल कैंपेन्स को इन्फ्लुएंस कर सकें। इसमें 2016 का यूएस प्रेसिडेंशियल इलेक्शन और ब्रेक्सिट रेफरेंडम भी शामिल है।
यह स्कैंडल डिजिटल प्राइवेसी और डेटा एथिक्स के लिए एक वाटरशेड मोमेंट था। इसने ये एक्सपोज किया कि कैसे हमारी पर्सनल इंफॉर्मेशन पब्लिक ओपिनियन मैनिपुलेट करने और इलेक्शंस स्वे करने के लिए वेपनाइज की जा सकती है। इसके फॉलआउट में कांग्रेशनल हियरिंग्स हुए, फेसबुक पर सिग्निफिकेंट फाइन्स लगे और डेटा प्राइवेसी और एथिकल यूज ऑफ डेटा के बारे में ग्लोबल कॉन्वर्सेशन शुरू हुई। कैम्ब्रिज एनालिटिका स्कैंडल सिर्फ डेटा मिसयूज के बारे में नहीं था, ये सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स में ट्रस्ट के इरोजन और इस रियलाइजेशन के बारे में था कि हमारे डिजिटल फुटप्रिंट्स हमारी सोच से ज्यादा रिवीलिंग और वैल्यूएबल है। इसने हमें इस अनकंफर्टेबल ट्रूथ का सामना करने पर मजबूर किया कि हमारा डेटा कैसे यूज होता है और कौन इसे कंट्रोल करता है। 2021 में कॉलोनियल पाइपलाइन रैंसमवेयर अटैक ने क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर वल्नरेबिलिटीज के मुद्दे को सबके सामने ला दिया। कॉलोनियल पाइपलाइन, जो यूएस ईस्ट कोस्ट का एक मेजर फ्यूल सप्लायर है, उसका ऑपरेशन रैंसमवेयर अटैक की वजह से पैरालाइज हो गया। अटैकर्स ने बिटकॉइन में रैंसम मांगा और कंपनी ने पोटेंशियल नेशनल एनर्जी क्राइसिस का सामना करते हुए कंट्रोल वापस पाने के लिए $4.4 मिलियन पे किए। इस अटैक के कारण फ्यूल शॉर्टेजेस, पैनिक बाइंग और गैस प्राइसेस में सर्ज आया। यह हमारे क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर की फ्रेजिलिटी और साइबर अटैक से वाइडस्प्रेड डिसरप्शन होने की पोटेंशियल का एक बड़ा रिमाइंडर था। इस इंसिडेंट ने हमारे क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर की सिक्योरिटी और साइबर थ्रेट्स के खिलाफ स्ट्रॉन्गर डिफेंसेस की जरूरत पर नेशनल कन्वर्सेशन शुरू कर दी। कॉलोनियल पाइपलाइन अटैक सिर्फ एनर्जी सेक्टर के लिए वेकअप कॉल नहीं था, यह क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर पर डिपेंडेंट सभी सेक्टर्स के लिए वार्निंग था। इसने एनहांस्ड साइबर सिक्योरिटी मेजर्स की अर्जेंट नीड और इवॉल्विंग साइबर थ्रेट्स के अगेंस्ट प्रिपेयर्डनेस की इंपॉर्टेंस को हाईलाइट किया। 2021 के आखिर में log4j, एक बहुत इस्तेमाल होने वाला जावा लॉगिंग लाइब्रेरी, में एक खतरनाक कमी पाई गई। इस वल्नरेबिलिटी को log4 शेल कहते हैं और इसके जरिए अटैकर्स दुनिया भर के अनगिनत सर्वर्स को बस एक सिंपल टेक्स्ट स्ट्रिंग से कंट्रोल कर सकते थे। ये फ्लॉ हर जगह थी, दुनिया भर में लाखों डिवाइसेस और एप्लीकेशंस को अफेक्ट कर रही थी। log4 शेल की खोज ने पूरी दुनिया में साइबर सिक्योरिटी की भागदौड़ मचा दी, क्योंकि ऑर्गेनाइजेशंस अपने सिस्टम्स को पैच करने के लिए दौड़ पड़े। यह वल्नरेबिलिटी एक कठोर यादौरी थी कि वाइडली यूज्ड ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर पर डिपेंड करना कितना रिस्की हो सकता है और प्रोएक्टिव वल्नरेबिलिटी मैनेजमेंट कितना इंपॉर्टेंट है। log4j वल्नरेबिलिटी एक्सप्लॉइट्स ने हमारी डिजिटल वर्ल्ड के इंटरकनेक्टेड नेचर को और एक सिंगल फ्लॉ के दूरगामी परिणामों की पोटेंशियल को हाईलाइट किया। इसने रोबस्ट सिक्योरिटी प्रैक्टिसेस की इंपॉर्टेंस और साइबर सिक्योरिटी कम्युनिटी और सॉफ्टवेयर डेवलपर्स के बीच कोलैबोरेशन की इंपॉर्टेंस को अंडरस्कोर किया। 2022 तक लैप्सिस डॉलर ग्रुप ने सोशल इंजीनियरिंग अटैक्स में महारत हासिल कर ली थी। यह साइबर क्रिमिनल्स का ग्रुप बड़ी बड़ी कंपनीज के एम्प्लॉयज को टारगेट करता था, फिशिंग और सिम स्वैपिंग जैसे तरीके यूज करके इंटरनल सिस्टम्स में घुसने के लिए। इनके विक्टिम्स में माइक्रोसॉफ्ट, एनवीडिया और सैमसंग जैसे टेक जायंट्स शामिल थे। लैप्सिस डॉलर अटैक्स ने यह याद दिलाया कि ह्यूमन एरर साइबर सिक्योरिटी की सबसे बड़ी कमजोरी है। एडवांस्ड सिक्योरिटी मेजर्स होने के बावजूद इन कंपनीज में घुसपैठ करने में ग्रुप की कामयाबी ने एम्प्लॉई ट्रेनिंग और अवेयरनेस की इंपॉर्टेंस को हाईलाइट किया। सोशल इंजीनियरिंग अटैक्स से बचने के लिए ग्रुप की ऑडेसिटी और हाई प्रोफाइल टारगेट्स में घुसपैठ करने की कामयाबी ने साइबर सिक्योरिटी कम्युनिटी को हिलाकर रख दिया। इसने साइबर सिक्योरिटी के लिए एक होलिस्टिक अप्रोच की जरूरत को अंडरस्कोर किया, जिसमें सिर्फ टेक्निकल डिफेंसेस ही नहीं बल्कि रोबस्ट एम्प्लॉई ट्रेनिंग और अवेयरनेस प्रोग्राम्स भी शामिल हों। 2023 में मूविट डेटा ब्रीच ने ट्रस्टेड फाइल ट्रांसफर सिस्टम्स को टारगेट किया, जिससे दुनिया भर के सैकड़ों ऑर्गेनाइजेशंस का सेंसिटिव डेटा कॉम्प्रोमाइज हो गया। अटैकर्स ने मूविट ट्रांसफर सॉफ्टवेयर में वल्नरेबिलिटीज का फायदा उठाया, कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन हासिल की और वाइडस्प्रेड डिसरप्शन पैदा की। मूविट ब्रीच थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर में परसिस्टेंट रिस्क्स और रिगरस सिक्योरिटी असेसमेंट्स और मॉनिटरिंग की इंपॉर्टेंस का एक स्टार्क रिमाइंडर था। इस अटैक ने ऑर्गेनाइजेशंस के लिए रोबस्ट इंसिडेंट रिस्पांस प्लान्स रखने और यह इंश्योर करने की जरूरत को हाईलाइट किया कि उनके थर्ड पार्टी वेंडर्स स्ट्रिंजेंट सिक्योरिटी स्टैंडर्ड्स का पालन करते हैं। मूविट ब्रीच का फॉलआउट सिग्निफिकेंट था। अफेक्टेड ऑर्गेनाइजेशंस डैमेज का असेसमेंट करने और इम्पैक्ट को मिटिगेट करने के लिए स्क्रैम्बल कर रहे थे।
इस इंसिडेंट ने सप्लाई चेन सिक्योरिटी की इंपॉर्टेंस और थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर की कंटिन्यूअस मॉनिटरिंग और असेसमेंट की आवश्यकता को अंडरस्कोर किया। बॉटनेट्स और रैंसमवेयर से लेके डेटा ब्रीचेस और सप्लाई चेन अटैक्स तक हर इंसिडेंट ने एक गहरा निशान छोड़ा है हमारे दिमाग पे और हमारे साइबर सिक्योरिटी अप्रोच पे। ये अटैक्स ने हमारे डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर की कमजोरी, टाइमली सॉफ्टवेयर अपडेट्स की इंपॉर्टेंस और स्ट्रॉन्ग सिक्योरिटी प्रैक्टिसेस की जरूरत दिखा दी है। इन्होंने साइबर सिक्योरिटी के ह्यूमन एलिमेंट को भी हाईलाइट किया है, याद दिलाया है कि सबसे एडवांस्ड सिस्टम्स भी ह्यूमन एरर से कंप्रोमाइज हो सकते हैं। साइबर सिक्योरिटी की लड़ाई जारी है और आगे बढ़ते हुए हमें विजिलेंट, प्रोएक्टिव और प्रिपेयर्ड रहना होगा। क्या हम नेक्स्ट वेव ऑफ साइबर थ्रेट्स के लिए तैयार हैं? वक्त ही बताएगा, लेकिन एक बात पक्की है, इन पास्ट अटैक्स से जो लेसन्स हमने सीखे हैं वो हमारे फ्यूचर डिफेंसेस को शेप करने में क्रूशियल होंगे।